गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने अभी तक 3-4 पॉइंट देखे। हमारा जो करंट टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल्स ऑफ द कंपनी। इसमें हमने देखा कि कंपनी के जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं और कंपनी का जो मैनेजमेंट करते हैं वो टीम अलग होती है। कंपनी का जो बिजनेस होता है वो बड़ा होता है, उसके फंक्शंस बड़े होते हैं। ये करने के लिए प्रोफेशनल पर्सनल्स की हमें ज़रूरत होती है। शेयर होल्डर हमारे जितने भी है वो पूरी दुनिया में फैले होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, एक जगह नहीं होते। और उन सभी का कंपनी में आके बिजनेस मैनेज करना भी इम्पॉसिबल होता है। बहुत सारे शेयर होल्डर को बिजनेस करने में इंटरेस्ट भी नहीं होता है और सभी शेयर होल्डर ये क्वालिफिकेशन में या बिजनेस करने में कैपेबल नहीं होते, उनकी इनएबिलिटी होती है। इसलिए शेयर होल्डर ने बिजनेस चलाना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। शेयर होल्डर उनकी ओर से डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करता है और हमारी कंपनी के कामकाज उस हिसाब से चलते हैं। तो बच्चों, डायरेक्टर कौन बन सकता है? डायरेक्टर ये एक व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास DIN नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ये चीजें हमने देखी, इसको हमने समझा। डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जो रूल्स हमें दिए उसके बारे में हमने स्टडी किया, जिसको मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। इंडिविजुअल व्यक्ति डायरेक्टर करके चलता है, कंपनी या कोई कॉर्पोरेट बॉडी नहीं चलेगी। पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, OPC में 1 मिनिमम डायरेक्टर लगेगा। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर लगेंगे। 15 से ऊपर डायरेक्टर यदि आप बनाते हो तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज में कम से कम एक वुमन डायरेक्टर चाहिए। कौन से है वो कंपनीज, उसके बारे में जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। हमारा एक तो भी ऐसा डायरेक्टर चाहिए कि तो कम से कम मोर देन 182 डेज इंडिया में स्टे करता हो, रहता हो। सबके सब डायरेक्टर्स फॉरेन में रहने वाले नहीं चाहिए। हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 मेंबर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पूरी डिटेल आज के लेक्चर में हमारी आने वाली है। मैं आज आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मामले में और बहुत अच्छे से बताऊंगा। और एक डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है और वो यदि पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टर है तो 10 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये एक यूनिक कोड है, हर व्यक्ति को, हर डायरेक्टर को दिया जाता है। वो चाहे कितनी भी कंपनियों में डायरेक्टर हो, उसका यूनिक नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक ही होता है। इसका रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपका फोटो, एड्रेस प्रूफ, प्रॉपर अटेस्टेड करके आपको देना जरूरी है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट के साथ ही DIN नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। और डायरेक्टर जहां भी साइन करेगा उसके साइन के नीचे उसका नाम और उसका DIN नंबर लिखना जरूरी है। DIN नंबर से कुछ अफेयर्स में किस डायरेक्टर की जिम्मेदारी बन रही है, किस डायरेक्टर का ये प्रॉब्लम था, किस डायरेक्टर का उस बिल को सजेशन था, ये हमें आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली इजी जाता है। डायरेक्टर बनने के लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पर क्वालिफिकेशन शेयर्स उसने लेना चाहिए। उसने रिक्वायर्ड टू बाय शेयर्स ऑफ कंपनी इफ आर्टिकल ऑफ कंपनी स्टेट्स सो। आर्टिकल में बोला हो तो कंपनी का शेयर होल्डर होना चाहिए, वही व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है। ये सब चीजें हम लोगों ने कल देखी है या लास्ट लेक्चर में देखा है। इनको रिपीट करने का है कि आप लोग को लर्न करना आसान हो, बस इसीलिए हम लोग इसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये आ गया आपका टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। इसमें 10 अलग अलग टाइप्स है।
बहुत छोटी मोटी बातें इसमें दी है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उसके बारे में बताया है। आज हमारा लेक्चर ही सिर्फ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पे है। तो ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के वक्त मेंबर्स से चुने गए जो लोग उस वक्त होते हैं जिनका डिटेल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी होता है, उन्हें हम फर्स्ट डायरेक्टर्स बोलते हैं। They are appointed by the promoter of the company at the time of incorporation of the company. They remain in office till the first annual general meeting of the company is held. प्रमोटर ने अपॉइंट किए हुए डायरेक्टर्स को हम फर्स्ट डायरेक्टर्स बोलते हैं, और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ये लोग डायरेक्टर होते हैं। उसमें यदि ये वापस सिलेक्ट होते हैं या वोटिंग राइट से इनका वापस चुनाव होता है या इनको रीअपॉइंटमेंट होता है तो ये आगे और उनका काम कर सकते हैं। पर इनका जो चुनाव है वो प्रमोटर करता है। इनकॉर्पोरेशन के वक्त के अपॉइंट किए हुए ये डायरेक्टर्स होते हैं। अब ये जो दूसरा टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, रोटेशनल डायरेक्टर। दिस indicates those directors who are liable for retirement by term or rotation. They are eligible for reappointment. बच्चों, जैसा हम बोलते हैं कि भाई आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रोटेशन के हिसाब से रहेगा, और आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद आपको रिटायर होना है, आपको आपका पोस्टिंग छोड़ना है। हम चाहे तो उनका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, हम चाहे तो उनका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उसे रोटेशनल डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसे रोटेशनल डायरेक्टर्स बोलते हैं। रिटायरमेंट बाय रोटेशन, directors of public company and private company which is subsidiary of public company have to retire by rotation in every annual general meeting. It is decided on the basis of time spent by the director on the board. देखो बच्चों, किसी पब्लिक कंपनी का या प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर और जो कंपनी दूसरे किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। अब ये सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन है यही बहुत बड़ी चीज है, हम उसे भी पहले समझते हैं। हैव टू रिटायर बाय रोटेशन, ऐसे डायरेक्टर्स को कुछ पीरियड के बाद रिटायर होना पड़ता है, और कब? एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, एंड इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। अब बच्चों, सब्सिडरी कंपनी किसको बोलते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पहले दे देता हूं। सपोज XYZ कंपनी है, उसके 1,00,000 शेयर से, उन 1,00,000 शेयर्स में से मोर देन 50,000 शेयर्स PQR कंपनी ने परचेज किए। तो PQR कंपनी जो है इसे हम हमारी लैंग्वेज में होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और XYZ कंपनी जो है इसे हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि XYZ के कंट्रोल में PQR का रोल बड़ा होता है, PQR का होल्ड बड़ा होता है, क्योंकि उनके पास मोर देन 50% शेयर्स है। तो इन लोगों ने अपॉइंट किए हुए मोर देन 50% डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी में होते हैं, या लगभग इनके चॉइस का डायरेक्टर बॉडी उधर होता है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया, जिसके पास जितने शेयर्स है उसकी उतनी वोटिंग राइट्स है। अकेले PQR के पास 50,000 शेयर्स है, तो PQR कंपनी अकेली पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बना सकती है, उनका चॉइस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रख सकती है। इस बात को हमें थोड़ा समझना है। तो इन लोगों ने यहाँ ये दिया है आपको, सब्सिडी कंपनी का मैटर समझ गया? ऐसी कंपनी की जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स दूसरे किसी के पास है, और किसी के पास है, और किसी के पास है। बस अब इस चीज को समझिए।
Directors of public company and private company which is subsidiary of public company have to retire by rotation in every annual general meeting. सब्सिडी कंपनी के जो भी डायरेक्टर होंगे उनको हर जनरल मीटिंग में रोटेशन के रूल के हिसाब से हम रिटायर करेंगे. इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड. और उन्होंने उस बोर्ड पे कितना वक्त काम किया है उस पे ये डिपेंड रहेगा. अंडर सेक्शन 152(6) 2/3 of the board is subject to retirement of rotation. 2/3 of the board is subject to retirement by rotation. 2/3 डायरेक्टर ये रोटेशन से रिटायर होना चाहिए. 1/3 of the above will retire at every annual general meeting. और इनमें के 1/3 जो डायरेक्टर है वो हर जनरल मीटिंग में रोटेट होंगे. 2/3 उनके टर्म खत्म होने पे रिटायर हो गए और 1/3 एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर हो गए. सपोज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 9 मेंबर्स है तो 6 मेंबर हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद रिटायर होने वाले हैं. इससे ऊपर तो नहीं रहेंगी शायद मुदत. और 3 जो डायरेक्टर्स हैं हर 1 साल के बाद रिटायर हो गए, हर 1 साल के बाद रिटायर हो गए. तो ठीक है. A company with 3 directors on board, at least 2 directors must rotational director and 1 director thereof will retire at every annual general meeting. अब भी मैंने बताया कि 6 डायरेक्टर, 9 में से 6 डायरेक्टर उनका टर्म खत्म होने के बाद रिटायर हो गए और 3 डायरेक्टर हर जनरल मीटिंग में रिटायर होंगे. ऐसे डायरेक्टर्स को हम रोटेशनल डायरेक्टर बोलते हैं. अब रोटेशनल डायरेक्टर्स में कुछ एग्जम्पशंस है, कुछ अपवाद है. तो वो क्या है ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा. नॉमिनी ऑफ सर्टन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉट लायबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन. कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने नॉमिनी किए हुए डायरेक्टर्स ये रोटेशन सिस्टम में नहीं रह सकते. अब ये मैटर क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं. सपोज हमारी कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. अब ये बैंक अपना इंटरेस्ट का सेफगार्ड करने के लिए, अपना लोन का सेफगार्ड करने के लिए उनका एक नॉमिनेट किया हुआ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका नॉमिनी किया हुआ एक व्यक्ति उस डायरेक्टर बोर्ड में रहता है. तो वो रोटेट सिस्टम में नहीं बैठता है जब तक उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं होता है, पूरा क्लियर नहीं होता है, तब तक उनका नॉमिनी किया व्यक्ति वह डायरेक्टर करके रह सकता है. ओवरऑल शेयर कैपिटल में यदि लोन का हिस्सा बड़ा है, लोन कैपिटल का हिस्सा बड़ा है, तो देने वाला व्यक्ति उसने नॉमिनी किया हुआ डायरेक्टर अपॉइंट करता है जो रोटेशन सिस्टम में नहीं आता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में तो बच्चों मैं पूरा अभी आपको अच्छे से बताने वाला हूं. इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर्स. एमडी का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर और डब्ल्यूटीडी का मतलब है होल टाइम डायरेक्टर. हैविंग प्री डिसाइडेड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट दैट इज 5 years डू नॉट रिटायर बाय रोटेशन. जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को, डे टू डे एक्टिविटी को पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, या जो होल टाइम डायरेक्टर्स है ऐसे लोगों को हम रोटेशन सिस्टम में नहीं डाल सकते. यदि हर 4 साल 5 साल बाद हमारे मैनेजर्स या मेन लोग बदलते गए तो नए व्यक्ति को आने में और कैच करने में वक्त लग जाएगा, तो वो रोटेशन के सिस्टम में नहीं आते. तो इसमें एग्जम्पशन क्या है रोटेशन में. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अपॉइंट किया हुआ डायरेक्टर रोटेशन में नहीं आता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशन में नहीं आता, और एमडी और होल टाइम डायरेक्टर जैसे लोग भी रोटेशन सिस्टम में नहीं आते. हालांकि ये सभी डायरेक्टर है पर ये रोटेशन सिस्टम में नहीं आते. अब सेकंड पॉइंट ही बड़ा है,
और सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, टर्म खत्म होने के बाद वो डायरेक्टर रिजाइन करेगा और हम चाहे तो उसको रीअपॉइंट करेंगे, या कुछ ऐसे डायरेक्टर्स है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर हो गए और वो उनका पोजीशन छोड़ेंगे और दूसरे व्यक्ति को हम अपॉइंट करेंगे। किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को उन्होंने ये टारगेट दिया है कि 2/3 डायरेक्टर्स उनका टर्म खत्म होने के बाद रोटेट करेंगे, रिजाइन करके दूसरों को चांस देंगे, और 1/3 डायरेक्टर्स हर एनुअल जनरल मीटिंग में रोटेट होंगे। और इसको अपवाद उन्होंने दिया है, एग्जम्पशन उन्होंने दिया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने नॉमिनी किया हुआ डायरेक्टर रोटेशन सिस्टम में नहीं आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशन सिस्टम में नहीं आता है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लाइक एमडी और होल टाइम डायरेक्टर्स ये भी रोटेशन सिस्टम में नहीं आते। अब हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर। किसे बोलेंगे हम एडिशनल डायरेक्टर? Powers and rights of additional directors are on par with other directors. एडिशनल डायरेक्टर्स के भी जो पावर्स है और राइट्स है वो अदर डायरेक्टर्स के बराबरी में ही है, इक्वेलिटी में, एट पार या ऑन पार, उनके साथ ही उतनी है। एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल एज एंड व्हेन नीडेड। हमको जब जरूरत होगी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए के हिसाब से हम लोग एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम का मीनिंग है एनुअल जनरल मीटिंग। और एडिशनल डायरेक्टर आगे आने वाले एनुअल जनरल मीटिंग तक उसकी कुर्सी संभाले रखता है, उसकी पावर संभाले रखता है, उसकी ड्यूटीज संभाले रखता है। और फिर उस जनरल मीटिंग में यदि और उसे हम एक्सटेंड करते हैं तो वो उसका काम आगे संभालेगा, नहीं तो वह रुक जाएगा। कुछ बड़े इवेंट्स में, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में, कुछ हमारे पास बड़ा लोड आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में हम एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। पर उसके लिए बच्चों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन होना जरूरी है, उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला हो तो ही हम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर पाते हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर चौथा टाइप है। इट मीन्स अ डायरेक्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय बोर्ड टू एक्ट इन द प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर इन हिज absence. This appointment can't be for less than 3 months. ये भी एक अच्छी बात है। हमारे कुछ डायरेक्टर्स है, ए बी ए सी ए पी ए क्यू ए आर ए एक्स ए वाई और जेड है, सपोज है ना, हमारे ये डायरेक्टर्स है। अब किसी डायरेक्टर्स के अब्सेंस के बाद ये डायरेक्टर सपोज वाई कुछ 4-6 महीने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा पीरियड के लिए कुछ फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे जा रहा है, तो बच्चों इसके अब्सेंस में हम एक व्यक्ति को नॉमिनेट करते जो इस व्यक्ति के अब्सेंस में एज ए डायरेक्टर करके रोल निभा सकता है, एज ए डायरेक्टर करके रोल निभा सकता है। और इसकी नियुक्ति अब 3 महीने से अंदर के लिए नहीं कर सकते। कोई डायरेक्टर 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जा रहा है, उसकी जगह हमने नॉमिनेट कर दिया, नहीं चलेगा। अब एक हाथ 2 मीटिंग में एक हाथ डायरेक्टर नहीं रहा तो भी चल जाएगा, पर यह अपॉइंटमेंट 3 महीने से ऊपर के पीरियड के लिए होती है। तो अल्टरनेट डायरेक्टर का मीनिंग है ऐसा डायरेक्टर कि जिसको बोर्ड नॉमिनेट करता है। क्यों नॉमिनेट करता है? किसी अब्सेंट डायरेक्टर की जगह वो काम कर सके, ठीक है। और इसको मेन रूल है कि इसका अपॉइंटमेंट 3 महीने से कम नहीं होता है। जैसा वाई का बारे में मैंने बताया,
कि वाई कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए बाहर जा रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता देता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं कि जो वाई की जगह उसका काम देखेगा। डेट्स कॉल्ड अल्टरनेट डायरेक्टर। जैसे हमारी क्रिकेट की टीम होती है, 11 प्लेयर्स लगते हैं, एक एक्स्ट्रा प्लेयर हम रखते हैं। किसी प्लेयर को इंजरी हो गई या वो आगे नहीं खेल पाया, तो उसकी जगह हमारा एक्स्ट्रा प्लेयर उतरता है। तो एक्स्ट्रा प्लेयर को तो हमारी सिलेक्शन कमेटी नॉमिनेट करती है, उसी जगह वैसे ही सिलेक्शन कमेटी की जगह यहाँ बोर्ड ही नॉमिनेट करेगा किसी अब्सेंस पर्सन की जगह काम करने के लिए। वुमन डायरेक्टर, ये हमारा नेक्स्ट टाइप। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एट लीस्ट वन वुमन डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड। नीचे की कंपनीज को कम से कम एक तो भी फीमेल डायरेक्टर रखना जरूरी है, वुमन डायरेक्टर रखना जरूरी है। एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम एक वुमन डायरेक्टर होना जरूरी है। एवरी पब्लिक कंपनी विच हैज पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर, कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है और उनका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ से कैपिटल ज्यादा है और 300 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है, ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी हो या हर लिस्टेड कंपनी हो, उनको मिनिमम एक तो भी वुमन डायरेक्टर रखना जरूरी है। नेक्स्ट है नॉमिनी डायरेक्टर। दिस पर्सन इज नॉमिनेटेड ऑन द बोर्ड बाय मेजर और dominant shareholders like financial institutions to represent and safeguard its interest। तो बच्चों इस चीज को भी मैं आपको बता दूं। सपोज मेरे कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है HDFC बैंक से। अब हमारा शेयर कैपिटल भी 100 करोड़ है सपोज, और लगभग उतनी अमाउंट लोन की भी है। तो ये लोन कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी पे, कंपनी के क्रेडिट पे होता है, पर कंपनी का कारोबार ज्यादा करके डायरेक्टर्स देखते हैं। तो HDFC बैंक बोल सकती है हम नॉमिनी करें, हम नॉमिनेट करें ऐसा एक व्यक्ति आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे रखना पड़ेगा, ताकि हमारे ये 100 करोड़ रुपए सुरक्षित रहे। हम जब आपके कंपनी में इतना पैसा लगा रहे हैं, तो आपके जो भी डिसीजन से, प्लानिंग से, इसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलने वाली है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग से मिलने वाली है। तो हमें वो राइट्स मिलना चाहिए। तो इसमें ऐसा है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके लोन का या उनके पैसों का या उनके इन्वेस्टमेंट का सेफ्टी के लिए अपने तरफ से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करती है एज ए डायरेक्टर करके। या फिर एक कंपनी है, उसके 50 लाख रुपए के शेयर कैपिटल है, जिसमें लगभग 25 लाख के शेयर्स अकेले किसी एक व्यक्ति ने लिया है, उतनी इन्वेस्टमेंट उसने एक व्यक्ति ने की है, तो वो उसकी ओर से किसी को एज ए डायरेक्टर करके नॉमिनेट करेगा। अब 25 लाख के ऊपर वाला व्यक्ति तो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने ही चुन के लाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्टर चुनने के वोटिंग राइट्स है और उसका अकेले का वोट सब पे भारी रहेगा। पर वो चाहे तो किसी को नॉमिनी करेगा, वो चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी लेकर आएगा। ये एक चीज अलग हो गई। और ये जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया हो, शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो या आपको लोन दिया हो, तो उनका इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए वो एक डायरेक्टर को नॉमिनी करेंगे, उसको नॉमिनी डायरेक्टर बोलेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब ये आया हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दिस कैटेगरी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड होल टाइम डायरेक्टर। इसे हम होल टाइम डायरेक्टर भी बोलते हैं। दे आर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी,
और ये एक्चुअली कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहते, फुल टाइम काम में रहते। दे प्ले अ बिग रोल इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के डेली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते। फॉर ऑल practical purposes, they are given managerial responsibilities and subtitles like marketing director, finance director, etc. बच्चों, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये फुल टाइम एम्प्लॉई होते हैं, ये कंपनी के डेली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं। डिपार्टमेंट वाइज इनके नंबर्स हो सकते हैं। मार्केटिंग डायरेक्टर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, प्रोडक्शन डायरेक्टर है, ऑपरेटिंग डायरेक्टर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डायरेक्टर्स हो सकते हैं और उनको सुटेबल टाइटल हम लोग दे सकते हैं और उनकी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इसके लिए एक एग्जांपल अक्षय कुमार की एक फिल्म का था, ऐतराज, फिल्म का नाम था ऐतराज। उसको लगता है कि उसकी एबिलिटी पे उसे डायरेक्टर की पोस्ट मिलती है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसको डायरेक्टर की पोस्ट मिलती है। फिल्म का सीन है, तो आपको क्लियर होगा कि देखा, यदि आपने फिल्म देखी होगी तो वो फुल टाइम एम्प्लॉय बताया है कंपनी का और उसे एज ए डायरेक्टर करके भी अपॉइंटमेंट का उसमें डिक्लेरेशन करते हुए बताया। तो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, ये तो फिल्म की बात है, फिल्म में बहुत कुछ प्लस माइनस होता है, बाय लॉ सब वो लोग मैनेज करेंगे ऐसा भी नहीं होता है, पर हमारा एक ही मोटो है, ये होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, इनको रोटेशनल सिस्टम वगैरह नहीं लगती है, ये फुल टाइम एम्प्लॉई होते हैं कंपनी के। इनका कंपनी के डेली मैनेजमेंट में बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है और प्रैक्टिकल पर्पस में ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। परचेस में होगा, सेल्स में होगा, मार्केटिंग में होगा, फाइनेंस में होगा, एडवर्टाइजमेंट में होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा। इनका प्रैक्टिकल रोल होता है, इनकी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस डिपार्टमेंट में जो भी प्लस माइनस होता है उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार होते हैं और इन लोगों को हम हमारे हिसाब से सुटेबल टाइटल दे सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, this category is not involved in day-to-day management of the company and therefore hold no executive managerial position. In fact, non-executive director is labeled as outside director. The idea behind this appointment is get independent ideas, perspective, second opinion and alternate voice to the board. बच्चों देखो, अभी चंद्रराज भाई गुजराती चोपड़ा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर और चेयरमैन है, पर वो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। सपोज मैं भी एक बैंक का डायरेक्टर हूं, तो मैं होने वाली हर जनरल मीटिंग में जाऊंगा, उनके जो डिसीजंस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, जहां सजेशन देना है वहां सजेशन दूंगा, नई आइडियाज देना है वो नई आइडिया दूंगा, पर डेली मैनेजमेंट में मेरा रोल नहीं रहेगा, डेली मैनेजमेंट में मेरा रोल नहीं रहेगा। इसे हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं, इसे हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अब ये बहुत बढ़िया चीज है यार, इसके बारे में आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, होने दो, क्योंकि पॉइंट क्लियर किए बिना इसको रोकना मुझे पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्टर्स के सभी टाइप्स छोटे छोटे डिफरेंस के साथ हमें देखना है और समझना है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि इनका कंपनी से मटेरियलाइज रिलेशनशिप नहीं होता है, मॉनिटरी रिलेशनशिप नहीं होता है। मतलब ये थोड़े से तटस्थ रहते हैं,
ठीक है। अंडर सेक्शन 149 एनी डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा जो है वो होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट। बच्चों ये ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ना होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने नॉमिनी किया हुआ डायरेक्टर होता है, ये इनसे भी अलग होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 5 consecutive years एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑफिस में 5 years के लिए इनका सिलेक्शन हो सकता है, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कांट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स, और 2 टर्म के ऊपर ये डायरेक्टर नहीं बन सकते, यानी ज्यादा से ज्यादा 10 साल। दिस पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू पजेस एप्रोप्रिएट स्किल। इसको क्या चाहिए देखो, इस व्यक्ति को एक पर्टिकुलर स्किल लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, नॉलेज लगेगा। काय का? लॉ का होगा, मैनेजमेंट का होगा, सेल्स का होगा, मार्केट का होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, फाइनेंस का होगा, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होगा, टेक्निकल प्रोसेस का होगा, ऑपरेटिंग प्रोसेस का होगा। इसके बारे में उसका नॉलेज अपडेट चाहिए। अब आप लोगों को इसके बारे में समझेगा। सुंदर पिचाई ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, और उसके साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है, और 5 साल के बाद इन्हें रीअपॉइंटमेंट भी मिल सकता है, पर ज्यादा में ज्यादा 2 टर्म ये लोग काम कर सकते हैं। और इन लोगों को सबसे बड़ी बात है कि हर फील्ड का नॉलेज और एक्सपीरियंस और उसे हैंडल करने की स्किल इनमें होना बहुत जरूरी है। कंपनी का सक्सेस इन्हीं लोगों पे डिपेंड है, क्योंकि इन्हीं के नॉलेज पे, इन्हीं के मैनेजमेंट पे, इन्हीं के रिसर्च पे बहुत कुछ हमारे काम होते हैं। हम ऐसे डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये शेयर होल्डर भी हो सकते हैं उस कंपनी के, नहीं भी हो सकते। ये प्रमोटर से रिलेटेड भी हो सकते, या प्रमोटर से इनका कोई रिलेशन भी ना हो, ये तटस्थ रहते, ये इनके काम से काम रखते, और जितना ये अपने हिसाब से काम कर पाएंगे तो ये इनके काम पे फोकस कर पाएंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। Number of independent directors. The below given table reflects the number of independent directors as per section 4 of 149 of the Act. लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 डायरेक्टर्स ये इंडिपेंडेंट होना, लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1/3 डायरेक्टर्स ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना। एक बात समझ लो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपका रूटीन का ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हैं, उनका पूरा स्किल आपके लिए यूज कर रहे हैं। सभी जो हमारे सेक्टर्स है या डिपार्टमेंट्स है उनको हैंडल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके लिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत है। तो जो लिस्टेड कंपनी है इसमें कम से कम 1/3 ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना। पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन और डिबेंचर्स मतलब लोन बाहर का ये 50 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, और लोन डिबेंचर्स 50 करोड़ से ज्यादा, ऐसे कंपनी में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। तो बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सेपरेट राइट्स मिले तो ही
वो अच्छे से काम कर पाएगा और उसके कुछ हित संबंध अपने डायरेक्टर से रहे। ऊपर के जो प्रोमोटर वगैरह वो यदि रिलेशन में रहे तो बहुत कुछ बातें चेंज होती है, इसलिए इनका ये थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। Schedule 4 of Companies Act 2013 has stated elaborately manner of appointment, reappointment, tenure, etc. of the independent directors. इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, रीअपॉइंटमेंट कैसा होता है, इनके काम कैसे होते हैं, इनका रेम्युनरेशन कैसा निश्चित होता है, इसके रिलेशन में सब जानकारी शेड्यूल 4 में दी है। अब है हमारा स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अंडर सेक्शन 151 the act has provided to elect one director by small shareholders of listed company. This is not a mandatory appointment. Small shareholder is a person holding shares of nominal value of maximum of rupees 20,000. जो शेयर होल्डर के मैक्सिमम 20,000 तक की खरीदी है, मतलब वो कंपनी के ओवरऑल कैपिटल में बहुत छोटा हिस्सा है। ऐसे लोगों के थ्रू अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति मतलब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है। तो ऐसा एक अदर डायरेक्टर अपॉइंट उन्होंने करना चाहिए जो मेजॉरिटी में नहीं है। ऐसे लोगों से एक डायरेक्टर आगे आना चाहिए, पर इसका अपॉइंटमेंट हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। तो बच्चों ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। इसमें दो डायरेक्टर के टाइप्स बहुत ही बढ़िया है, एक रोटेशनल डायरेक्टर और दूसरा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव भी उतना ही अच्छा है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी उतना ही अच्छा है। तो आपको ये लेक्चर कभी आज नहीं समझा हो तो थोड़ा सा इसे रिपीट कर लो, जरूरी है आपको इस लेक्चर को रिपीट देखना आपके लिए जरूरी है। देखो बच्चों कई बार है ना कैटेगरीज अलग अलग टाइप से डिसाइड होती है, तो वो आपको देखना है। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं यही रोकता हूँ और हम मिलते हैं अब कल। बाय।